उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात कड़ी मेहनत करने से कोई काम पूरा होता है, न कि सिर्फ सोचने से। इसी श्लोक को चरितार्थ किया जूनागढ़ गुजरात के एक शख्स ने। दोस्तों, उन्होंने न सिर्फ बड़ा सपना देखा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए जब रिस्क और कड़ी मेहनत की नीड पड़ी तो अपने कदम पीछे नहीं खींचे, और उनकी सक्सेस आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के रूप में हमारे सामने है। रिटेल, डिजिटल, क्लॉथ्स, ई कॉमर्स, डेटा और फोन एंड ऑयल जैसी जिस भी चीज पर आपकी नजर पड़ती है, उसमें एक नाम कॉमन होगा, और वो है रिलायंस। वाजपेयी जी के शब्दों में अगर थोड़ा ट्वीट करें तो सरकारें आएंगी जाएंगी पर रिलायंस का बिजनेस चलता रहेगा। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हाउ अंबानी कंट्रोल्स इंडिया। आइए आज की अपनी इस कहानी को समझने के लिए चलते हैं नेहरू के भारत में और मिलते हैं उस शख्स से जिन्होंने रिलायंस की नींव रखी। 1948 एक आदमी अपने घर से गल्फ ऑफ एडन में एबीएस एंड कंपनी में काम करने के लिए निकलता है। और दोस्तों, आदमी कोई और नहीं बल्कि धीरज लाल हीरालाल अंबानी ही थे, जिन्हें हम धीरू भाई के नाम से भी जानते हैं। धीरू भाई अंबानी यमन की एक ऑयल कंपनी में काम करने के लिए गए और वहां अपनी शुरुआत की एक पेट्रोल पंप से। दोस्तों, इनका सपना कोई छोटा मोटा मकान या फिर गाड़ी लेने का नहीं था, बल्कि इन्होंने ऑयल कंपनी लेने का सपना देख लिया था। देखा जाए तो कुछ साल काम करने के बाद वो 1958 में भारत वापस लौट आए और यहाँ आकर स्पाइस कंपनी की शुरुआत की। धीरू भाई अंबानी ने मसाला एक्सपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया, जैसा कि मोस्ट ऑफ फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में किया था। लेकिन काम करने का जुनून और कुछ बड़ा हासिल करने का सपना उन्हें अपने कजिन चंपकलाल दमानी के पास ले आया। भाई के साथ उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस की शुरुआत की। रिलायंस कॉर्पोरेशन के नाम से 350 स्क्वायर फीट के कमरे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत की गई। और दोस्तों, ये वो टाइम था जब इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्राइसिस में थी, लेकिन फिर भी धीरू भाई इस इंडस्ट्री में घुसे। वो कहते हैं ना कि विजनरी लीडर्स को कैलकुलेटेड रिस्क लेना और समय से आगे रहना बखूबी आता है। यही बात धीरू भाई अंबानी पर भी लागू होती है। 28 दिसंबर 1932 को जन्मे इस लीडर में कुछ खास बात थी और हमेशा हवा को समझने की ताकत भी। भारत की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस समय क्राइसिस में थी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हालत और खराब हो रही थी। लेकिन धीरू भाई इसी बिजनेस में उतरे, लेकिन नेचुरल फाइबर के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने अपना गैम्बल खेला सिंथेटिक टेक्सटाइल्स में, जैसे कि पॉलिस्टर। गवर्नमेंट के रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का भी बखूबी इस्तेमाल किया। दरअसल इस लाइसेंस का उद्देश्य एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट को चीप कर दिया और धीरू भाई अंबानी ने भी इसका फायदा उठाया। 1975 तक आते आते कंपनी ने अपना टेक्सटाइल बिजनेस विमल के साथ एक्सपेंड किया। देखा जाए तो वो विमल ही था जिसने आम आदमी के लिए इंडिया में सूट को अफोर्डेबल कर दिया। बाकी कंपनीज की तरह रिलायंस को सिर्फ शहर के कस्टमर्स नहीं चाहिए थे। जैसा कि गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अंबानी खुद एक गांव से निकले हुए व्यक्ति थे, तो उनका पूरा ध्यान गांव के लोगों की पॉकेट से पैसा निकालने पर था, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक था। अंबानी गल्फ कंट्री से लौट कर आए तो स्वाभाविक था कि उनका ध्यान ऑयल पर होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी चलाने के लिए पावर की जरूरत थी। ऐसे में धीरू भाई अंबानी ने अपना अगला कदम ऑयल इंडस्ट्री में रखा। कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ और ये बात है 1977 की, जब लोगों के लिए स्टॉक मार्केट और उसमें पैसा लगवाना एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन धीरू भाई अंबानी की जिद और लोगों को कन्विंस करने के पावर ने रिलायंस के आईपीओ को 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया। देखा जाए तो सिर्फ कंपनीज ही नहीं, बल्कि आम लोगों का भी पैसा अपनी कंपनी में लगवाया और उनको भरोसा दिया कि वो उनके पैसे को 8 गुना कर देंगे। दोस्तों, ये सेम स्ट्रेटजी सहारा ने भी अपनाई थी, लेकिन लोगों का सारा पैसा डूब गया। हालांकि रिलायंस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी की लगातार बढ़ती पहुंच और विजनरी सोच ने कंपनी को एक अलग ऊंचाई पे पहुंचा दिया। दोस्तों, रिलायंस का सीक्रेट उसके पॉलिटिशियंस से अच्छे रिश्ते में है, जिसकी वजह से बहुत बार कंपनी को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है। द बिलियनियर राज में जेम्स क्रैबट्री लिखते हैं कि धीरू भाई अंबानी की फिलॉसफी लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की थी। डोरकीपर से लेकर घर के हेड तक सबके साथ पर्सनल टच ने ही उनको बिजनेस एक्सपेंड करने में मदद की है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अच्छे संबंध होने की वजह से ही धीरू भाई अंबानी ने रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का यूज किया। उस टाइम पर अकेले इनकी कंपनी 60% इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और 1985 में रिलायंस का नाम चेंज करके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किया गया। लेकिन 1986 में जब धीरू भाई अंबानी को पहला स्ट्रोक आया, उसके बाद वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में एक्टिव नहीं रह पाए और जिम्मेदारी आई उनके 2 बेटों यानी कि मुकेश और अनिल अंबानी पे। दोस्तों, मुकेश अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे थे और वहीं पर इनको एक ऐसा शख्स मिला जो आने वाले दिनों में रिलायंस की काया को बदलने वाला था, मनोज हरजीवन मोदी। मुकेश अंबानी के साथ इनकी दोस्ती ने रिलायंस को आगे बढ़ाने में काफी हेल्प की। देखा जाए तो ऐसे शख्स हैं जो ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना ही कंपनी में कोई ऑफिशियल पोजीशन और ना ही मीडिया के लाइमलाइट में है, लेकिन ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे मजबूत पिलर हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गल्फ वॉर की वजह से ऑयल क्राइसिस इंडिया में भी आया था और हम बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमी को लिबरलाइज और प्राइवेटाइज करने जा रहे थे। अंबानी की दूरदृष्टि ने हजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट को 1991 से 1992 के बीच में एस्टेब्लिश किया। 1993 में रिलायंस ने ओवरसीज मार्केट में जीडीआर
यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के जरिए रिलायंस पेट्रोकेमिकल के लिए फंड इकट्ठा किया। और जब 1998 में गवर्नमेंट इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज करने को सोचा तो अंबानी ने उसे टेक ओवर कर लिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट से नजदीकी की वजह से अंबानी ने काफी फायदा उठाया और अपनी ग्रोथ के साथ हमारी इकोनॉमी को भी ग्रो करने में हेल्प की। दोस्तों, अगला कदम रिलायंस के टेलीकॉम सेक्टर पे था। राजीव गांधी की कंप्यूटर पॉलिसी और उनके MTNL PCO पॉलिसी ने देश में टेलीकॉम सेक्टर के लिए मार्केट ओपन कर दिया और अंबानी कहाँ नए मार्केट को छोड़ने वाले थे। दोस्तों, 1995 से 1996 में रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से नया वेंचर शुरू हुआ। अगर आपको रिलायंस का ये वाला GSM और CDMA फोन याद हो तो आपके भी घरों में इसका खूब इस्तेमाल हुआ होगा या आपने इसे यूज किया होगा। लेकिन 2002 में आए दूसरे अटैक के बाद धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया और यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी। ये बात तो आप भी जानते हैं कि हमारे समाज में अगर दो भाइयों के बीच में विवाद ना हो तो उन दोनों भाइयों को त्रेता युग का राम लक्ष्मण कहा जाने लगता है, लेकिन कलयुग में ऐसा देखने को कम ही मिलता है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद मुकेश और अनिल अंबानी में अनबन शुरू हो गई। कंपनी को कौन ओन करेगा, इसको लेकर संबंध बिगड़ने लगे। कहा तो ये तक जाता है कि दोनों भाई एक दूसरे से टकरा ना जाए, इसके लिए घर में उन्होंने बंदे रख रखे थे जो उन्हें ये बताते थे कि कौन भाई गेट से निकल रहा है, और ये सुनकर दूसरा भाई गेट बदल लेता था। अनिल वॉर्टन से MBA करके लौटे थे और मुकेश MBA ड्रॉप आउट थे। संबंध इतने बिगड़ गए कि मुकेश ने खुद का अपना मकान एंटीलिया लिया और उसमें अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए। सब इंडियन माँ की तरह उनकी माँ कोकिलाबेन को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने दोनों में सुलह कराने की कोशिश की। दोस्तों, साल 2005 में कोकिलाबेन के प्रयास से एक पीस डील साइन हुई और कंपनी का बंटवारा किया गया। पुराने वेंचर जैसे कि ऑयल, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स बड़े भाई मुकेश अंबानी को मिले और अनिल अंबानी को मिला एनर्जी, इन्फोकॉम और रिलायंस कैपिटल्स। उनके बीच 10 इयर्स का नॉन कम्पीट क्लॉज भी साइन हुआ, जिसका सीधा मतलब ये था कि अगर अनिल इन्फोकॉम को चला रहे हैं तो मुकेश इस सेक्टर में अपनी कोई भी कंपनी लेकर नहीं आएंगे, और ठीक ऐसा ही अनिल को भी करना था। दोस्तों, एक और एग्रीमेंट था कि मुकेश की ऑयल एंड गैस कंपनी अनिल की रिलायंस पावर कंपनी को सस्ते दाम में ऑयल बेचेगी। लेकिन 2009 में डील कैंसिल हो गई और इसे कैंसिल किया उस टाइम के पावर मिनिस्टर मुरली देवरा ने, जिसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि ये मार्केट डिस्टॉर्ट प्रैक्टिस है। दोस्तों, तनाव इतना बढ़ गया कि कोर्ट जाने तक की नौबत आ गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकेश के हक में फैसला सुनाया। माना जाता है कि इन सब के पीछे मुकेश और मुरली देवरा की दोस्ती थी। धीरे धीरे अनिल की माली हालत और खराब होने लगी और 2020 तक आते आते उन्होंने यूके के कोर्ट में खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। इन सब के बीच में मुकेश अंबानी का ध्यान एक नए रिसोर्स पे पड़ चुका था और उसके लिए उन्होंने अपना जाल बिछाना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि डेटा इज न्यू ऑयल और अंबानी के ऑयल प्रेम से हम सब वाकिफ हैं। देखा जाए तो उनका ध्यान अब डेटा सेक्टर पर गया, जो कि नया पर रिस्की सेक्टर था। साल 2010 में 3G ऑक्शंस हुए, जिसके लिए उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनीज ने बिड किया, लेकिन एक कंपनी थी जो 4G लाइसेंस लेने में इंटरेस्टेड थी। उस टाइम की लेसर नोन कंपनी इन्फोटेल ने इंडिया के सारे 22 रीजन्स के लिए 4G लाइसेंस का बिड जीता। रिलायंस ने अपना $32 बिलियन 2010 से 17 के बीच में देश भर में 4G नेटवर्क बनाने में लगा दिया। उस टाइम पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये प्लानिंग चल क्या रही है, किस चीज के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। 4,800 करोड़ लगाकर रिलायंस ने इन्फोटेल कंपनी में 95% स्टेक खरीद लिया। देखा जाए तो किसी तूफान से पहले आने वाली प्लानिंग थी। फिर मुकेश अंबानी ने 2013 में अपने छोटे भाई अनिल के साथ एक डील की और 1200 करोड़ देकर अनिल की इन्फोकॉम कंपनी के ऑप्टिकल फाइबर के राइट्स ले लिए। साल 2014 में जब सरकार बदली और मोदी एरा शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका मकसद डिजिटल रेवोल्यूशन लाने का था और ये गवर्नमेंट के अकेले प्रयास से तो संभव नहीं था। मोदी गवर्नमेंट ने वैसे भी BSNL को 4G में अपग्रेड करने का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उनका रीजन ये था कि BSNL अपने कंपोनेंट्स में चाइनीज आइटम्स का यूज कर रही थी, जिसका फायदा उठाया अंबानी ने और सितंबर 2016 में लॉन्च हुई एक नई कंपनी यानी कि जियो। 200 लोगों को आकर्षित करने के लिए और डेटा से यूज टू करने के लिए 3 मंथ्स का फ्री वॉइस और डेटा प्लान लॉन्च किया गया। देखा जाए तो डीमोनेटाइजेशन जैसी लंबी लाइन जियो सिम लेने के लिए होती थी। इस ऑफर को न्यू ईयर ऑफर बनाकर अगले 3 महीनों तक फिर से फ्री किया गया। उस टाइम पर बाकी कंपनी जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया को सरवाइव करने के लिए अपने डेटा रेट्स को भी हाफ करना पड़ा। दोस्तों, अब तक इंडिया डेटा का आदी हो चुका था। उसके डेटा कंजम्पशन में अचानक से राइज हुआ और अब गांव के लोग भी डेटा का यूज करने लग गए। अगर आपने कभी जियो को उल्टा पढ़ा होगा तो ये लगभग ऑयल जैसा ही नजर आता है और अंबानी के ऑयल प्रेम और गांव के लोगों को कन्विंस करने की पावर ने जियो को इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनीज बना दिया। अब तो आलम यह कि वोडाफोन को सरवाइव करने के लिए आइडिया के साथ मर्ज करना पड़ा। एयरटेल को अपनी बहुत सारी यूनिट्स ईस्ट अफ्रीका में बंद करनी पड़ गई, जिससे वो केवल इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर पर ही फोकस कर सके। जियो के आने से 20 टाइम्स डेटा यूज में इंक्रीज आया है। एक यूजर एवरेज 8.3 GB डेटा पर मंथ कंज्यूम कर रहा है, जो कि अब फ्री नहीं है और जियो के डेटा रेवोल्यूशन का ही नतीजा है कि इंडिया में इतने सारे यूट्यूबर्स हैं।
दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उस सेक्टर पर टारगेट किया जो डेटा और पर कैपिटा इनकम बढ़ने से राइज पे थी, और वो थी रिटेल मार्केट्स। आप सबने बिग बाजार का नाम तो सुना ही होगा, जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है। अमेजॉन जैसे बड़े जायंट के साथ केस लड़ने और कंपटीशन कमीशन में केस जीतने के बाद रिलायंस ने बिग बाजार को एक्वायर कर लिया। आपको बिग बाजार स्मार्ट बाजार के नाम से मिलता होगा। आप मॉल जाओ तो ग्रोसरी के लिए रिलायंस फ्रेश, सस्ते कपड़े के लिए रिलायंस ट्रेंड्स, महंगे कपड़े के लिए मार्क्स एंड स्पेंसर, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए रिलायंस डिजिटल, और मॉल से बाहर निकलकर ऑनलाइन देखना है तो अजियो अवेलेबल है, जो इस कंपनी की मार्केट में पकड़ को दर्शाती है। दोस्तों अपने जियो प्लेटफॉर्म से इन्होंने ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। हॉटस्टार पर मैच देखने के लिए पैसे लगते थे, जिसे जियो ने अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री कर दिया है। हॉटस्टार का एचबीओ के साथ डील खत्म होने पर जियो ने अपने साथ टाई अप कर लिया है। साल 2016 में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स से शुरू होने वाले जियो के 2020 के क्वार्टर में 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मीडिया कंपनी नेटवर्क 18 और उसके सब्सिडरीज भी रिलायंस की है। इन सब के अलावा एरोस प्रोडक्शन जो फिल्म प्रोड्यूस करती है वो भी रिलायंस की सब्सिडरी है। देखा जाए तो उसका बढ़ता प्रेजेंस और जायंट कवरेज हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाता है। अपनी सिर्फ 50 साल की जर्नी में $200 बिलियन की कंपनी बनकर इसने ये तो जरूर बता दिया कि अगर जिद हो तो कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन इसकी कहानी भी बिना कंट्रोवर्सीज के नहीं है। दोस्तों रिलायंस ने अपने हाल के एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस किया कि वो 75,000 करोड़ 2024 तक क्लीन और ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। देखा जाए तो मार्केट में आगे रहने के लिए इनकी एक टिपिकल स्ट्रेटेजी है। आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का है और इंडिया को 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनाना और हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा भंडार होना रिलायंस को ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। रिलायंस का वादा है कि आने वाले टाइम में वो क्लीन और नियरली फ्री एनर्जी घर घर तक पहुंचाएंगे, और हम ये आपके विवेक पर छोड़ देते हैं कि कितना फ्री होगा। दोस्तों इस कंपनी के साथ बढ़ते इन्फ्लुएंस और गवर्नमेंट के साथ नजदीकी इसके सबसे बड़े क्रिटिसिज्म का कारण बनी है। साल 2014 में ओएनजीसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिलायंस पर 18 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस कृष्णा गोदावरी बेसिन से चुराने का आरोप लगाया। फिर इस संबंध में दोनों कंपनियों ने अपनी एक जांच पैनल बनाई, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार सबको है। दोस्तों इस कंपनी पर सबसे बड़ा आरोप क्रायोनिज्म यानी कि भाई भतीजावाद का है। सेमिनार मैगजीन ने 2003 में धीरू भाई अंबानी के पॉलिटिशियंस के साथ घनिष्ठता और बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया के साथ इनकी दुश्मनी की कहानी को निकाला। अरुण शौरी ने इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम में रिलायंस पर पैसों की हेरा फेरी, शेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, कंपनी के लीगल इंपोर्ट्स और लॉर्सन एंड टर्बो को जबरदस्ती एक्वायर करने की बात बताई। इन सब के अलावा 1996 में आउटलुक मैगजीन ने कंपनी पे फेक शेयर इशू करने का, इनसाइडर ट्रेडिंग और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ नेक्सस के किस्से उजागर किए। दोस्तों ऐसी तमाम कंट्रोवर्सीज से घिरे रहने के बावजूद भी रिलायंस ने अपनी पकड़ को मजबूत की है। समय की नजाकत और दूरदृष्टि के साथ लोगों का विश्वास जीतना इस कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी है। देखा जाए तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अंबानी की बढ़ती पहुंच और उनकी ताकत को शक के दायरे में लाते हैं, लेकिन इन सब का उत्तर या तो समय के पास है या फिर अंबानी के पास। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।